इस कहानी में एक सीधा साधा किसान का लड़का सीक्रेट एजेंसी की एक प्यारी सी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इनकी पहली मुलाकात ही उन्हें एक खतरनाक सफर का हिस्सा बना देती है। एक तरफ है एक ऐसी जासूस जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुनिया को तबाही से बचाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ है एक साधारण किसान जो अपने प्यार को बचाने इस जानलेवा खेल का हिस्सा बन जाता है, जहां माफिया जैसे खतरनाक गैंगस्टर और एक ऐसा बायो वेपन जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अब क्या ये दोनों आखिरकार इस खतरनाक खेल से बाहर निकल पाएंगे? चलिए, इस रोमांच और सस्पेंस भरी लव स्टोरी के हर रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां हम सिडी नाम की एक लड़की को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। वो काफी उदास दिख रही थी। तभी उसे डॉक्टर क्लोडिया का कॉल आता है। क्लोडिया कहती है कि एक लड़की की मौत से तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सिडी बताती है कि हमारे डिपार्टमेंट में वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी, और वो इसलिए मारी गई क्योंकि वो काम भी मेरी तरह करती थी। क्लोडिया उसे समझाती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अब सीडी असल में किस तरह का काम करती है ये बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे सामने बाजार का सीन आता है, जहां कोल नाम का एक लड़का अपनी स्टॉल पर पौधे बेच रहा होता है। लेकिन आज उसका मूड थोड़ा ऑन ऑफ है, क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वो थोड़ा परेशान है। तभी पास वाली स्टॉल के एडन नाम की एक औरत कोल से बात करती है। वो कोल को समझाती है, तुम्हें एक नई लड़की जरूर मिलेगी, पुरानी बातों को भूलो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर वो कोल को अपनी स्टॉल का ध्यान रखने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है। उसी दौरान सेडी वहां आती है, और एडन की स्टॉल पर उसे एक पौधा बहुत पसंद आता है। तभी कोल वहां जाकर कहता है, ये पौधा वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अपने घर पर कितना समय बिताती हैं? सेडी जवाब देती है, कभी कभी तो महीनों तक बाहर रहती हूँ। ये सुनकर कोल कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं यह पौधा आपको नहीं बेच सकता। अगर इसे रोज पानी नहीं दिया गया तो यह जल्दी मुरझा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यह खूबसूरत पौधा ऐसे ही मर जाए। सेडी कहती है, पर मुझे यही पौधा चाहिए। कोल फिर मना करते हुए कहता है, आपको प्लास्टिक या किसी कैक्टस को लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी एडन वहां लौटती है, और उनकी बहस सुनकर वो सेडी को $10 में वो पौधा बेच देती है, तो सेडी पौधा लेकर निकल जाती है। फिर कोल एडन से कहता है, तुम्हें यह पौधा नहीं बेचना चाहिए था, वो इसे मार देगी। एडन हंसते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी पौधे की पड़ी है। तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, और तुम उसे इंप्रेस करने की बजाय बहस कर रहे थे। अब भी देर नहीं हुई है, उसके पास जाओ और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछो। तो कोल जल्दी से सेडी की कार के पास जाता है और कहता है, क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं? सेडी थोड़ा हैरान होकर कहती है, अभी अभी हमने बहस की और तुम मुझे कॉफी पर चलने के लिए कह रहे हो। तो कोल उस बात के लिए सॉरी कहकर वहां से जाने लगता है। तभी सेडी उसे रोकती है और कहती है, अगर तुम सिर्फ कॉफी की बात कर रहे हो तो हम जा सकते हैं। तो कोल के चेहरे पर खुशी आ जाती है, और वो सेडी की कार में बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों कॉफी पीते हुए पूरे शहर में घूमने लगते हैं, और शहर के बहुत सारे जगहों पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सेडी बताती है कि मैं एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर हूँ, इसलिए फ़ोन आते ही मुझे अलग अलग देश में जाकर हर जगह के आर्ट्स को देखना पड़ता है। फिर कोल बताता है कि फार्मिंग करना मेरा शौक है, लेकिन मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ कि पेड़ पौधे का ख्याल कैसे रखना चाहिए और किस तरह इंसान हर दिन इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये दोनों हॉरर मूवीज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जहां सेडी बताती है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है डरना या ना डरना हमारे हाथ में है। फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में और बताने लगती है कि जब मैं 6 साल की थी तो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से मैं अपनी माँ के साथ अपनी देश से भाग आई थी, और पूरे 8 दिनों तक हम बस एक छोटी सी नाव से सफर करते रहे। हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी थे, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी, और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। और इसके बाद मेरे अंदर से डर एकदम खत्म हो गया। इसी तरह दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, और फिर रात को एक बार में जाते हैं, और इस तरह पूरी रात भी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर कोल पूछता है, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? तो वो बताती है कि मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर कैक्टस की तरह हो, जिसे लंबे समय तक पानी ना भी मिले तो भी वह जिंदा रहता है। मैं बहुत ही ट्रैवल करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे अच्छी तरह समझे, और हमारे बीच दूरियां होने पर भी उसे कोई परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे करीब आने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और ऐसे ही खूबसूरत पल बिताते हुए सुबह हो जाती है। फिर कोल सेडी को घर छोड़ने जाता है, जहां वो एक दूसरे से कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा गुजरा है, जिसके बाद सेडी अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर में वो फिर से दरवाजा खोलकर कोल को अंदर ले जाती है, और वहां एकदम फुल मूड में दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है, और इस रोमांटिक मोमेंट को दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद कोल अपने घर वापस लौटता है, और वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसलिए वह सारी बातें अपने मॉम डैड को बताने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि यह वही लड़की है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। तभी कोल की बहन मैटी कहती है, देखना, ये लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत ही पजेसिव और चिपकू टाइप की है। इसी वजह से पहली वाली भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन कोल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मॉम डैड से कहता है, सच में ये लड़की बहुत ही अच्छी है,
फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और कोल अपने फार्म में काम करते हुए रोज सेड को मैसेज करता है। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो थोड़ा परेशान होने लगता है। यह देखकर कोल के डैड कहते हैं शायद वो किसी काम में बिजी होगी, लेकिन मैटी उसे चिढ़ाते हुए कहती है मैंने कहा था ना, ये भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब काम करते हुए कोल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा था। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना इन्हेलर सीडी के पर्स में रख दिया था, और खुशी की बात यह थी कि कोल ने इन्हेलर खो जाने की डर से उसमें एक ट्रैकर लगा रखी थी। वो तुरंत उसे ट्रैक करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सीडी इस वक्त लंदन में है। यह देखकर कोल सोच में पड़ जाता है कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोल डिसाइड कर लेता है कि वो लंदन ज़रूर जाएगा, और इस पर उसके मॉम डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लंदन पहुंच जाता है और ट्रैक करते हुए सेडी की लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते से गुजरते हुए अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एक आदमी उसे टैक्समैन कहकर बुलाता है। कोल देखता है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं और उसे एक लैब में बंद करके रखा गया है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक कीड़े मौजूद हैं। इन कीड़ों के जरिए वो लोगों को टॉर्चर करके सच उगलवाते हैं। ये देखकर कोल डर जाता है और उन्हें समझाने लगता है तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं बस एक मामूली किसान हूँ। लेकिन वो आदमी कोल की बातों को नाटक समझता है और एक खतरनाक कीड़ा जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है उसे कोल के पास ले आकर कटवाने वाला होता है। लेकिन तभी दीवार तोड़कर सीढ़ी अंदर आती है और गन से शूट करके कुछ ही पल में सबको मार देती है। यह देखकर कोल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि सेड कैसे लोगों को मार रही है। फिर कोल को छुड़ाकर सेडी उसे एक गन दे देती है। इतने में बहुत सारे और लोग भी वहां आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद कोल पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो सिडी बताती है कि मैं एक सीआईए एजेंट हूँ। फिर वहाँ से दोनों बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर थे, और उन्हें पता लगता है कि ये जगह पाकिस्तान है। तभी यहाँ पर बहुत सारी सेना आ जाती है और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तो वो उनकी गोलियों से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर एक जगह जाने के बाद वो अपने सामने आते हुए एक बस को देखते हैं। तो सीडी मुझे कवर करो कहकर वो उस बस को रोकती है और गन पॉइंट करके बस के सारे लोगों को उतार कर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सेना वाले अभी भी फायरिंग करते हुए इनका पीछा कर रहे थे। यह देखकर सीडी तेजी से बस चलाने लगती है, और इसी बीच दोनों बस के अंदर झगड़ा भी कर रहे थे। कोल कहता है तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम एक आर्ट डीलर हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा। सीडी भी कहती है कि हमारे बीच थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो इसमें इतना सीरियस होकर मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी। इतने में एक सिपाही कूदकर इनके बस के अंदर आ जाता है। लेकिन कोल उसके साथ लड़ने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसी बीच बस में आकर और भी कुछ सिपाही सीढ़ी पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी बहादुरी से उनसे लड़कर उन्हें बस के नीचे गिरा देती है और सामने आए उनके सारे गाड़ियों को भी एक एक करके तबाह कर देती है। अब सारे सिपाहियों को पीछा छुड़ाकर कुछ दूर जाने के बाद उनकी बस भी खराब होकर अपने आप बंद हो जाती है। अब यहाँ से आगे बस नहीं जा पाएगी, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें लिवक नाम के एक माफिया को दिखाया जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जितने भी लोग सेडी और कोल के पीछे लगे हुए हैं उन्हें लिवक नहीं भेजा था। उसका एक आदमी उसे कोल की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है टैक्समैन की पहचान हमें मिल गई है, लेकिन शायद वो अनऑफिशियली काम कर रहा है, इसलिए इंटेलिजेंस डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर लिवक अपने आदमियों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया। अब इस टैक्समैन की फोटो हमारे सारे आदमियों तक भेज दो। जो भी इसे जिंदा पकड़ कर लाएगा मैं उसे $1 मिलियन का इनाम दूंगा। इसके बाद सारे लोग कोल के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोल और सीडी को पैदल चलते हुए देखते हैं। कोल कहता है मुझे वो लोग टैक्समैन समझकर मारने वाले थे। आखिर ये टैक्समैन है कौन, इस पर सीडी बताती है वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं जबकि असली टैक्समैन मैं हूं। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अब वो तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढकर जान से मार सकते हैं। इसके बाद दोनों टैक्सी लेकर मार्को नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं। दरअसल सीडी मार्को के जरिए कोल को वापस अमेरिका भेजना चाहती थी। अब मार्को बाहर आकर सीडी से किस करते हुए मिलता है, जो कोल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में सेडी और मार्को किसी मिशन में एक साथ काम कर चुके थे। फिर मार्को और सेडी बात करना शुरू करते हैं और हमें पता चलता है कि सेडी यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि एस्टिक नाम का एक बायो वेपन जो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसे चुराने वाले लोग लेवेक के ही आदमी हैं और इससे कई देशों को तबाह किया जा सकता है। और सेडी यहाँ कोल को बचाने के लिए नहीं बल्कि बायो वेपन को हासिल करने आई थी। यह जानकर कोल को और बुरा लगता है कि सेडी उसे बचाने के लिए नहीं आई थी। फिर सेडी मार्को से कहती है तुम कोल को किसी भी तरह अमेरिका पहुंचा दो। तो मार्को इस काम के लिए मान जाता है और सेडी वहां से निकलने लगती है। इसके बाद मार्को भी कोल को लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर मार्को को शूट कर देता है, और उसने पहले ही सेडी को गन पॉइंट पर ले रखा था। फिर वो आदमी दोनों को चुपचाप आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही लेपर्टनर्स कार में पहले से ही कॉर्ड नाम का एक आदमी मौजूद था, जो लेपर्ड को मार देता है और गन पॉइंट पर उन्हें कार चलाने के लिए कहता है। यहाँ कोल बताता है अब हर कोई तुम्हें पकड़ना चाहेगा क्योंकि लिवक ने तुम्हें पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है। अब थोड़ी दूर जाकर गॉड कार रुकवाकर दोनों को अपनी गाड़ी में जाने के लिए कहता है। लेकिन रास्ते में एक दूसरी गाड़ी आकर गॉड को उड़ा देती है,
जिससे सेडी और कोल आज़ाद हो जाते हैं और किसी तरह एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में कोल बताता है, जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था, तब वो बार-बार मुझसे किसी पासकोड के बारे में पूछ रहे थे। आखिर इसका मतलब क्या है? ये सुनकर सेडी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तभी सेडी को एहसास होता है कि उस बायो वेपन में जो पासकोड है वो लिवक के लोगों को अभी तक नहीं मिला है, और पासकोड के बिना वो उस वेपन को कहीं न कहीं बेच नहीं सकते। और वो लोग ये समझ रहे थे कि कोल ही वो पासकोड जानता है। इसलिए लेविक ने कोल को पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम भी रखा है, जिसके बाद सिडी एक नई चाल चलती है और कोल के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब कोल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सेठी उसका सौदा करने के लिए लेविक के लोगों के पास आई है। वहां पर वानर नाम से लेविक का एक खास आदमी होता है, जिसको सेठी बताती है कि यही टैक्समन है। अब मुझे मेरे $1 मिलियन चाहिए। इसके बाद ये लोग दोनों को प्लेन में बैठाकर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। अब प्लेन के अंदर हम देखते हैं जहां ये लोग बायो वेपन का वो ब्रीफ केस लेकर आते हैं और तैयारी करने लगते हैं, ताकि कोल वो कोड बता दे। लेकिन इसी बीच वानर जब कोल का फोन चेक करता है तो उसे कोल और सीडी की एक साथ तस्वीर देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन तभी सीडी कहती है, कोल को मत मारना, पासकोड मेरे पास है। इसके बाद वो पासकोड पॉकेट से निकालने के बहाने वानर के हाथ में शॉट देने वाला एक चिप दे देता है, और तुरंत उसे शॉट देकर बाकी लोगों पर टूट पड़ती है। कोल भी उनको मारने लगता है, पर इसी बीच एक आदमी सेडी को नाइफ स्टेप कर देता है। यह देखकर सेडी को बचाने के लिए कोल उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद सिडीन कोल से कहती है, इनके होश आने से पहले तुम पैराशूट लेकर ब्रीफ केस के साथ नीचे कूद जाओ। लेकिन कोल जल्दी से पैराशूट ले आकर ब्रीफ केस के साथ सेड को भी उठाता है और प्लेन से जंप लगा देता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक पीच पर देखते हैं, जहां काफी देर के बाद सेठी की आंख खुलती है और वो देखती है कोल उसे बचाने के साथ साथ ब्रीफ केस भी लेकर आ गया था। यह देखकर वो कोल को थैंक्स कहती है। फिर हम रात का समय देखते हैं, जहां दोनों बातें करने लगते हैं और कोल ने जड़ी बूटियों से उसके जख्मों का थोड़ा बहुत इलाज भी कर दिया था। ये चीज़ सेडी को बहुत अच्छी लगती है और उसकी काइंड देखकर सेडी को एहसास होता है कि उसने कोल के साथ गलत किया है। फिर वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इसी बीच वो दोबारा करीब होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वॉगन को देखते हैं, जो अपने बॉस लिवक को बताता है कि टैक्समन वो ब्रीफ केस लेकर भाग गया है। यह सुनकर लिविक गुस्सा हो जाता है और उसे ब्रीफ केस के साथ टैक्समन को जल्दी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर वॉगन अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी सीआईए के लोग भी बोट लेकर वहां पर आने लगते हैं और वागन के लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वागन उस ब्रीफ केस को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब सीआईए वाले बीच तक पहुंचते हैं और इन दोनों को लेकर अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहां पर सीआईए की पूरी टीम होती है, जहां जैक्सन नाम का एक आदमी दोनों को लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर पूछताछ करने लगता है। लेकिन पूरा समय सेडी और कोल लड़ते रहते हैं। फिर जैक्सन दोनों को रोककर सेडी को बॉस से मिलने के लिए कहता है, तो सेडी जाकर अपने बॉस यानी क्लोडिया से मिलती है। क्लोडिया कहती है कि तुम उस बायो वेपन को वापस नहीं ला पाई और बहुत सारे रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। दूसरी तरफ जैक्सन कोल को समझा रहा होता है कि जितना हो सके सेडी से दूर रहो। सेडी हर बार एक नया झूठ बोलती है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीआईए के ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लेविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे। और जैसे कि लेविक जानता है पासकोड टैक्समन यानी कोल के पास है, तो वो कोल को मोहरा बनाकर लेविक को पकड़ेंगे। लेकिन कोल इस बात से इनकार कर देता है। पर वो कोल को बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी अब खतरे में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही टैक्समन हो। इसलिए तुम्हें कैसे भी हमारी मदद करनी होगी ताकि हम लिवक को खत्म कर सके। यह सुनकर कोल मान जाता है। लेकिन सेडी उसे समझाती है कि इस मिशन में तुम्हें बहुत खतरा होगा। ये सीआईए वाले तुम्हारा इस्तेमाल करके ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पर कोल कहता है, तुम्हारे सीआईए वाले भी यही बोल रहे थे कि तुमने भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, और तुम्हें क्या पता कि किस तरह परिवार और हमें प्यार करने वालों को जान देकर भी बचाना चाहिए। यह सुनकर सेठी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डेनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसने ही लिवक को काम दिया था बायो वेपन को लाने के लिए, पर अब वो लिवक पर बहुत गुस्सा करता है कि मुझे 48 घंटे के अंदर इस वेपन का पासकोड चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बार टैक्समैन के साथ मिलने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब लेविक को पास कोड का एक हिस्सा भेजने के बाद सीआईए ने कोल के लिए एक टेबल बुक किया होता है और कोल को टैक्समैन कहकर लिवक तक यह लोकेशन भेज देता है, ताकि लिवक टैक्समैन से आकर मिलते ही वो सीआईए के जाल में फंस जाए। अब कोल जाकर बुक किए हुए टेबल पर बैठ जाता है और कुछ ही दूर से सीआईए उसे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन लेविक बहुत चालाक था। वो डेनी को साथ लेकर टेबल तक पहुंचने से पहले अपने आदमियों से सारे सीआईए वालों को मरवा देता है। दूसरी तरफ एक झलक हम सेडी को भी देखते हैं, जो कोल की फिक्र कर रही थी। इसके बाद लिवक और डेनी उस ब्रीफ केस के साथ टेबल पर आते हैं और कोल से पासकोड पूछने लगते हैं। तो कोल नाटक करने लगता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारकर मेरी मदद कर दी है, और मैंने तुम्हें ये लोकेशन इसलिए भेजा क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ काम करते करते मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ।
अब अगर तुम मुझे दुगना पैसे दोगे तभी मैं इस ब्रीफ केस को खोलूंगा। वो असल में डर के मारे टाइम पास कर रहा था ताकि सेडी कहीं से आ जाए, लेकिन डेनी गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेवकूफ़, किसी और को बनाना, जल्दी से वो पासपोर्ट बताओ, और लेविक भी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां पर सेडी की एंट्री होती है, जिसे देखकर कोल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो सेडी का ही इंतजार कर रहा था। फिर सेडी भी वहां आकर बैठती है और बताती है कि असली टैक्समैन मैं हूं, और डायरेक्ट डेनी से बात करती है कि पास कोड मुझे पता है, ये रहा मेरा अकाउंट नंबर, और पास कोड मिलते ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसके बाद वो पासकोड से ब्रीफ केस ओपन कर देती है, जिसके अंदर एक छोटे से बॉक्स में बायो वेपन होता है। अब ब्रीफ केस खुलते ही तुरंत सेडी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पर लेविक कहता है, मेरा काम अभी बाकी है, तब तक तुम दोनों नहीं जा सकते। तभी कुछ गैंगस्टर आकर लिवक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि सेडी ने पहले ही लिवक पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया था। इससे डेनी के लोग भी उन गैंगस्टर्स पर गन पॉइंट कर देते हैं, जो देखकर सारे सिविलियन यहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी मौका देखकर सेडी उस वेपन को उठाकर यहां से भागने लगती है। तब चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं। लेकिन डेनी के लोग कोल और सेडी को मारना चाहते थे, पर सेडी भी गन से उन्हें शूट करने लगती है और बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ने लगती है। साथ ही कोल भी उनको अपनी स्टाइल में मारने लगता है, और उन गैंगस्टर की वजह से दोनों को उन लोगों के साथ लड़ने में तो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाता है। इसी बीच जब वॉगन आकर सेडी को मारता है तो कोल उस पर टूट पड़ता है और लड़ाई करते हुए दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं। असल में पूरी बिल्डिंग को व्हील की तरह बनाया गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग को घुमाया जा सकता था, पर नीचे इन दोनों की लड़ाई से मशीन पर फायरिंग लग जाती है और अब पूरी बिल्डिंग घूमने लगती है, और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन दोनों के बीच काफी देर लड़ाई होने के बाद कोल वैगनर को मशीन के बीच फेंक देता है, जिससे वैगनर की मौत हो जाती है। पर इससे मशीन और खराब होकर पूरी बिल्डिंग ज्यादा तेजी से घुमाने लगती है। वही डेनी लेवेक को सेडी से बायो वेपन लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन लेवेक उल्टा उसे ही गोली मार देता है और फिर बायो वेपन लेने के लिए सीडी से जाकर लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन वहां लेवेक सीडी को मारने वाला होता है, जो देखकर कोल वहां जाता है और लेवेक को दूर हटा देता है। लेकिन लेवेक के हाथ में वो वेपन लग जाता है और वो यहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सीडी एक बंदूक उठाती है और रूफ टॉप पे गोली चलाती है, जिससे रूफ का एक पार्ट टूटकर लेविक के ऊपर गिर जाता है। तभी सेडी उसके हाथ से वेपन ले लेती है और कोल भी सेडी को पकड़कर बचा लेता है, और इस तरह वेपन को सेव करने के साथ साथ दोनों की जान भी बच जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। अब कहानी के आखिर में हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहां वो पूरे परिवार के साथ खाना खाते हुए बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोल की बहन मैटी भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी, और वो सबको बताने लगते हैं कि दोनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक साथ होने के लिए, और इन्हें एक साथ देखकर कोल के मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं। और इसी हंसी खुशी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में, तब तक चैनल हिंदी स्टोरी ओटीटी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।